हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। लास्ट टाइम में जो हम लोगों की मॉक टेस्ट सीरीज 4 को आपने देखा, इसी मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आपकी मॉक टेस्ट सीरीज 5th की। 5th में जो क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट टाइम में जो भी सीरीज हमारी 4 हो चुकी हैं उनमें सभी क्वेश्चंस को आपने देखा। क्वेश्चंस के साथ उनसे जितने भी रिलेटेड ऑप्शन हैं, उनसे क्या क्या संभावनाएं थी प्रश्न और बनने की, उन सभी को देखा। इसी क्रम में अब हम चलते हैं आज की नेक्स्ट की। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। जल्दी से आप लोग सभी लोग लाइव आ जाओ और सेशन को क्या है एक बार लाइक और शेयर तेजी से कर दो। और अब हम आगे चलते हैं अपने इस टेस्ट सीरीज में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो आपके सामने क्या है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920 इन मुंबई। फिरोज शाह मेहता, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर एनएम जोशी। डी क्या है? एनएम जोशी। जल्दी से आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होगा। बहुत तेजी से देखते हैं कौन पहले बताएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920 इन मुंबई। फिरोज शाह मेहता, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। देखते हैं कौन जल्दी से आंसर देगा। बहुत तेजी से आंसर, जल्दी से आंसर बताइए क्या हुआ है। चलिए, पहली चीज, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हो रही है वो भी देखिए कब हो रही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना भी 1920 में होगी। कब होगी? 1920 में। और किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा हुई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हो रहा है उसमें अध्यक्ष भी कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? सी, अखिल भारतीय ट्रेड। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहां से लगातार आपका जो एनडीए है वहां से कई बार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से पूछा गया है, जो 1920 में स्थापना हुई और किसके द्वारा? लाला लाजपत राय और भी इनके सहयोगी थे। साथ में इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे लाला लाजपत राय ही। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको ये सभी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। क्या कह रहा है? द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? बताओ। वॉज इलेक्टेड एओ ह्यूम, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट, जॉर्ज यूल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ये क्वेश्चन हल्का सा, इसमें कहा जाता है जो लैंग्वेज की बात है वो मैं थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे चेंज करता रहता हूं। तो लैंग्वेज देख के आप लोग आंसर दोगे कि द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट, जॉर्ज यूल। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बहुत तेजी से देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, यहां पर आईएनसी की बात कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा है। जल्दी से बताओ क्या होगा। फिर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं पूरी तरीके से। बहुत तेजी से आंसर। चलिए अब मैं बताता हूं। देखिए, जो अगर आईएनसी की हम लोग बात करें, यहीं पर देख लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन शॉर्ट फॉर्म हम लिख दे रहे हैं। आईएनसी की अगर हम लोग बात करें, आईएनसी की स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में। और किसके द्वारा की गई थी? वो इसका संस्थापक है, फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम है। बच्चे कई गलत आंसर इसी कारण देते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूं? प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा हूं, संस्थापक नहीं। ठीक है, एओ फाउंडर है। कौन है? फाउंडर है, संस्थापक है एओ ह्यूम। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? संस्थापक है।
ठीक है। अब यहां पर बात आई, पूछ क्या रहा है कि प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन है, ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो पहली चीज, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहा हुआ था? मुंबई में। और उसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एक तो ये क्वेश्चन, पहला अध्यक्ष यहां पर कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगर प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, वो थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। और ये कब बने हैं? जो 1888 में इलाहाबाद सेशन में, किसमें? कांग्रेस का जो इलाहाबाद सेशन है वहां पर क्या हुआ था, अध्यक्ष कौन बना था? वो बना थे जॉर्ज यूल। कौन बने हैं? जॉर्ज यूल बने हैं। ठीक है। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एनी बेसेंट की अगर बात करें तो एनी बेसेंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? वो है एनी बेसेंट। कौन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? वो कौन है? एनी बेसेंट है। और अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो वो कौन है? तो वहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। वहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। और कब बनी है? कानपुर अधिवेशन, कानपुर सेशन, कानपुर सेशन 1925। और अगर पूछा जाए एनी बेसेंट कब बनी थी, तो कोलकाता सेशन 1917। इतने ऑप्शन जो हैं या इतने क्वेश्चन यहां से सबसे महत्वपूर्ण बन सकते हैं। पहला अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करें, हाँ ये भी पूछा जाता है कि जो तीसरा सम्मेलन हुआ था कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। मद्रास अधिवेशन 87 में, 1887, बदरुद्दीन तैयब। ये क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक है। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल। संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है। और कब हो रही है? 1985 में। इतना पूरा पोस्टमार्टम आपके इस पेपर का, इस क्वेश्चन का कर दिया है। इससे ज्यादा यहां पर आपका पूछा नहीं जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट
है एक बार क्वेश्चन फिर से आपको दिखा देते हैं। पहले क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि क्या कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में समाचार प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामले को सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं का हटाया जाना, आयातित सूते कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। इन दोनों को क्या है आपको यहां पर जानना है। पहली चीज आप देखोगे कि जो इल्बर्ट बिल विवाद की बात करें, जिस समय भारत में रिपन आएगा, रिपन के शासनकाल में क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल लाया गया था। और इल्बर्ट बिल लाने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, उसको थोड़ा सा जान लो। इल्बर्ट बिल लाने का जो प्रमुख उद्देश्य है, वो सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय जज थे, जो भारतीय न्यायाधीश थे, उन पर अभी तक जो इंडियन जज थे उनको अभी तक ऐसी कोई पावर नहीं मिली थी कि वो क्या करें, अंग्रेजों के भी मुकदमे सुन सकते थे, वो सिर्फ भारतीयों के ही सुन सकते थे। अब यहाँ पर विवाद क्यों खड़ा हुआ? विवाद इसलिए शुरू हुआ कि इन्होंने कहा कि भारतीय न्यायाधीश भारतीयों के ही सुन सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आई कि जो अंग्रेज थे वो छोटी छोटी बातों पर क्या करते थे, भारतीयों को फांसी की सजा दे देते थे, आजीवन कारावास। अब उनको ये डर लगा कि अगर ये इल्बर्ट बिल पूरी तरीके से पास हो गया, इल्बर्ट बिल क्या है, अगर पास हो गया तो समस्याएं कहां पर उत्पन्न होंगी? समस्या फिर कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि जो भारतीयों को हमने गलत तरीके से क्या किया है, पूरी गलत तरीके से कहा जाता था, भारतीयों को एक जो सजाएं दी हैं। अब भारतीय क्या करेंगे कि अगर हमारा भी मुकदमा पहुंचा तो हम क्या करेंगे, ये लोग भी किसी भी तरीके से चूकेंगे नहीं हमको फांसी की सजा या आजीवन कारावास को देने में। इस कारण बाद में इल्बर्ट बिल पास नहीं हो पाया और रिपन को क्या किया, वहां से वापस बुला लिया गया था। तो इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल का जो संबंध है वो किससे है, वो भी समझ लो। वो किससे है? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं का हटाया जाना। ठीक है, ये चीज हमको यहां पर ध्यान रखनी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। दूसरा, इल्बर्ट बिल लाया किसके समय गया था, ये भी जान लो, रिपन के समय। कौन है? रिपन। रिपन के समय क्या है, इल्बर्ट बिल लाया था। दूसरा, रिपन से और चीजें जो क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? ठीक है, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लाया गया था वो लिटन के शासनकाल में लाया गया था। लिटन लाएगा, भारतीय भाषा के सभी समाचार पत्रों पर इसने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसको हटाने का काम कौन करेगा? इसको हटाने का काम करेगा रिपन। तो इतने क्वेश्चन यहां पर आपके इससे बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, 8वें की बात करते हैं। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ठीक है, द पर्पज ऑफ द रोलेट एक्ट वाज युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। द पर्पज ऑफ रोलेट एक्ट वाज मैंडेटरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स, imprisonment and prosecution without trial, hearing by brief process, suppression of खिलाफत movement, banning of the press independent। जल्दी से आंसर बताओ क्या है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ रोलेट एक्ट? जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इसका। देखते कौन पहले बताता है। रोलेट एक्ट का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? जल्दी से आंसर। चलिए, पहला क्या है कि रोलेट एक्ट आया कब है? रोलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया। इसमें कई प्रावधान अलग अलग तरीके से कहे गए थे। पहला तो एक सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, इस एक्ट के लाने पर कारण क्या था, 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ जिसमें ब्रिटेन क्या है, विजयी रहा। और भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे और कई क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही थी। इन सबको रोकने के लिए, दबाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, रोलेट एक्ट लाएंगे। और इसको क्या कहा गया था, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। क्या कहा गया था?
काला कानून, या फिर कहा गया था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी इसको क्या है कहा जाता था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून क्या है, रोलेट एक्ट को कहा गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट को क्या कहा गया, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। अब इसका क्या था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। मतलब क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको ना तो और अनिश्चितकालीन के लिए जेल में डाल दिया जाता था जब तक ब्रिटिश सरकार चाहती थी। और इसके खिलाफ में आप ना तो कोई रिट दायर कर सकते थे, ना ही कुछ बोल सकते थे। तो यहां पर कुल मिला के आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया, और सॉरी बी हो गया। और आप देखोगे कि रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि इस रोलेट एक्ट के विरोध में जनसभाएं बुलाई गई थी, और जनसभाओं में ही क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और उसी के बाद आप देखोगे कौन सा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी क्या है, इसी के विरोध में शुरू हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास की सभी घटनाएं क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो इतने आंसर हमें क्या है पता रहने हैं, चीजों को ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इस संदर्भ में एबी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इन 1932 महात्मा गांधी posthumously fasted because the round table assembly failed to satisfy Indian political aspirations. There was a difference of opinion between the Congress and the Muslim League. Ramsay MacDonald announces communal arbitration. None of the statement A, B and C are correct in this context. कुल मिला के क्या है कि जो महात्मा गांधी ने एक उपवास किया था उसका कारण क्या था, 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा एक ही उपवास किया गया, तो इसके पीछे कारण क्या था वो यहां पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन कौन कौन से दिए गए, चारों ऑप्शन आप देखो। पहला, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इस संदर्भ में ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। देखते हैं कौन पहले आंसर बताएगा। बहुत जल्दी से आंसर इसका बताओ क्या होगा। जल्दी से आंसर। देखिए 1932 में क्या हो रहा है, 16 अप्रैल को, लगभग 16 अप्रैल 1932, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। क्या हुई थी, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। और कब की गई, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, और जिसमें क्या किया गया था, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। अब जब दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, यरबदा जेल में ही उपवास शुरू कर दिया। और उपवास करने के क्रम में आप देखेंगे कि गांधी जी और जो B.R. अम्बेडकर हैं उनके मध्य क्या होगा, एक 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत को जो माना गया था, अम्बेडकर जी ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसको फिर से कैंसिल कर दिया गया। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सत्य शोधक समाज को उसने संगठित किया था। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में किसान आंदोलन। सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, ए मूवमेंट ऑफ टेम्पल एंट्री इन गुजरात एंड एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। बहुत तेजी से आंसर दो, देखते कौन पहले आंसर देगा। जल्दी से चलिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना
ज्योतिबा फूले के द्वारा होगी। और इसके कारण क्या था, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है, क्या है कि एंटी कास्ट मूवमेंट है ये आपका कौन सा, सत्यशोधक समाज। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं कि क्या कह रहा है कि नील, सोरा, सूती कपड़े, मसाला, चार चीजें हैं। कह रहा है कि डच द्वारा सर्वाधिक व्यापार होता था नील का, सोरा का, सूती कपड़े, मसाला। ऑप्शन है एक, ऑप्शन क्या दे रखा है, ठीक है, ए है ए 1 और 2, बी कह रहा है 3 और 4, सी है 2 और 3, डी है ओनली 3। तो जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा कि नील, सोरा, सूती कपड़े, मसाला उपयुक्त में से डच द्वारा सर्वाधिक व्यापार होता था। जल्दी से आंसर कौन बताएगा। मैंने कई बार बता रखा है, डच का नाम क्या था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था, अगर डच भाषा में पूछा है, वेरेंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, ठीक है, ये तो डच का नाम था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा, डच के द्वारा जो सिक्के प्रयोग किए जाते थे वो कहलाते थे पैगोडा, उनको क्या कहा जाता था, पैगोडा। और पैगोडा कहाँ बनाए जाते थे, पुलिकट में। कहाँ बनाते थे ये लोग, पुलिकट में। और पुलिकट को किससे इन्होंने लीज पर लिया था, चंद्रगिरी के राजा से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, डच अगर सबसे ज्यादा जो व्यापार करते थे भारत के साथ, वो पहला तो करते थे सूती कपड़े का, और दूसरा सोरा। सोरा कहते हैं बेटा बारूद को, सोरा किसे कहते हैं, बारूद को कहते हैं। तो बारूद और सूती वस्त्र, इन दो का सर्वाधिक व्यापार करते थे। अगर यहाँ पर केवल 3 ऑप्शन होता, ओनली 3, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन सोरा और सूती कपड़े 2 का करते थे, 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अंग्रेजों की आर्थिक नीति का क्या परिणाम हुआ। विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, भारतीय कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गया, भारतीय व्यापार को स्वरूप में बदलाव आया। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द रिजल्ट, What was the result of the economic policy of the British? Foreign economic powers influenced Indian agriculture. The Indian cottage industry collapsed. There was a change in the nature of the Indian business. All the above statements are true. जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा, बहुत तेजी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर देके बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। देखते हैं कौन बताएगा। देखिए, पहली चीज, भारतीय कृषि पर प्रभाव डालने का कारण क्या था, जो भारतीय कृषि थी वो क्या, उसका क्या हुआ, कॉमर्शलाइजेशन हुआ, उसका क्या हो गया, वाणिज्यीकरण हो गया। अब वाणिज्यीकरण में क्या होगा कि कई जो कॉमर्शियल चीजें हैं, ठीक है, उनको उगाना शुरू किया। पहला भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गया, सही था, क्योंकि हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प जो था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। रेडीमेड वस्तुएं ब्रिटेन से बनकर भारत आती थी और यहाँ पर उनको सेल किया जाता था। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया, ये भी सही है कि भारतीय जो व्यापार था उसके पूरे बदलाव आ गया। चौथा कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं, ये भी आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव जो है वो सभी क्या है, सही स्टेटमेंट है। ऑल द स्टेटमेंट्स विच इज गिवन अबव इज ऑल राइट, ठीक है, सब क्या है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं 13वां, नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल। यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो स्पेसिफाई द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजी। सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा फार्मर मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। जल्दी से इसको क्या है, आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो देखते हैं कौन पहले इसको लगा पाएगा, बहुत तेजी से लगाओ, क्या आंसर होगा, क्या कह रहा है कि देखते हैं कौन बताएगा।
चलिए पहले मैं बताता हूं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917। 1917। खेड़ा किसान आंदोलन 1918। अहमदाबाद ये भी 1918। दूसरा रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। अब देखो पहले से शुरू से लगाना है। पहला क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में 1 चला जाएगा। तो देख लो सबसे पहले यहां पर किसका लास्ट, शुरू में 2 लास्ट में 1 है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 2 3 4 1। यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा? 2 3 4 1। अब देखो खेड़ा होगा फरवरी में, जुलाई में लगभग होगा मिल आंदोलन, तो इसलिए दोनों एक ईयर में है, लेकिन दोनों के मंथ में क्या है? बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को। अब आते हैं नेक्स्ट आप देखोगे किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। चलिए मैं ही फटाफट बताता हूं। देखिए जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भविष्य और भूत के मध्य सेतु राजा राममोहन राय को कहा गया था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या है, सबसे पहले भारत में, आधुनिक भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन प्रिंसली स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? नागपुर, गया सेशन, कोलकाता सेशन, लखनऊ सेशन। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, बहुत तेजी से देखते हैं कौन पहले बताता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? देखते हैं कौन पहले बताएगा, बहुत तेजी से। चलिए मैं आंसर बताता हूं। कलकत्ता 1920 में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है उसने जो भारतीय रियासतें थी उनके प्रति क्या किया था? अपनी नीति की घोषणा की थी, अपनी नीति को घोषित किया था। तो आंसर क्या हो गया? सी। और ये क्वेश्चन लगातार आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नकद में परिवर्तन। व्हाट वाज द एम ऑफ एका आंदोलन और एका मूवमेंट ऑफ अवध? स्टॉप पेइंग रेंट टू द गवर्नमेंट, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ लैंडलॉर्ड, एंड ऑफ सत्याग्रह, चेंज ऑफ रेंट इन कैश। देखते हैं कौन इसका आंसर सही से बताएगा। जल्दी से आंसर बता दो इसका क्या होगा, बहुत तेजी से। देखिए अवध के एका आंदोलन 1920-1921 में प्रारंभ हुआ और अवध के आसपास हरदोई, ठीक है, जो जिले हैं वो कौन कौन थे? हरदोई है, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर, इन सब में यह आंदोलन चला था। और इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, वो कुल मिला के था कि सरकार को लगान देना बंद करना, इसका प्रमुख था। स्टॉप पेइंग रेंट टू द गवर्नमेंट, ये सबसे क्या था, इनका प्रमुख रीजन था। इतनी चीजें हमको इससे, केवल अवध का एका आंदोलन आपका एनडीए का रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुमायूं कबीर की। इंडिया विंस फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुमायूं। जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा, देखते हैं कौन पहले बताता है। इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत तेजी से। जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो यहाँ पर आज का सेशन हम क्या है यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल
अगले सेशन के साथ, मॉक टेस्ट 6 के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, गुड बाय।